सो लास्ट टाइम हमने देखा थ्योरम 7.1 पावर सीरीज की शेप में हम एक एनालिटिक फंक्शन को लिख सकते हैं और वो पावर सीरीज इज पावर ऑफ द कन्वर्जेंस रेडियस डेल्टा जी, और जब तक ये ख़ास वैल्यू r से छोटा होगा तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी और बियॉन्ड दैट पॉइंट वो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इसमें कुछ हमने इसमें से रिज़ल्ट्स निकालने की कोशिश की थी लास्ट टाइम। तो पहला रिज़ल्ट ये था कि अगर ये जो r का फंक्शन है ये ग्रेटर दैन 0 है तो सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली ओनली। अगर ये r तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मतलब ये 0 ना हो, तो हम कहेंगे कि ये अगर फंक्शन इस डिस्क के अंदर तक ही एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। अदरवाइज अगर ये ग्रेटर देन r है, ये डिफरेंस जो है दिस दिस z माइनस z नॉट, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन इट्स डाइवर्जेंट फंक्शन। और उसी से हमने ये कहा था कि अगर फंक्शन का एनालिटिक है तो उसके डेरिवेटिव्स जो होंगे वो भी एनालिटिक होंगे। और लास्ट टाइम हमने ये कहा था कि अगर हम कोई कर्व लें इस डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस के इनसाइड, कोई कर्व यहाँ पे कंसिडर करें, ये मैंने एक ब्लू कर्व से शो किया था। तो मैंने ये बताया था आप लोगों को कि एक बाउंडेड कर्व, एक क्लोज्ड कर्व इस डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस के इनसाइड हो तो उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, उस इंटीग्रल को टर्म बाय टर्म। और टर्म बाय टर्म से मेरी मुराद ये थी कि इन टर्म्स के हिसाब से, a0 के हिसाब से, a1 के हिसाब से एंड a2 के हिसाब से। तो हमारे पास हम जितने भी आर्डर तक उसको लेके जाना चाहें ले जा सकते हैं, 1 से लेके 6 तक या 10 तक। तो हमें वो उस कर्व की इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगी जो कर्व इनसाइड दिस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो। और फिर हमने इससे कुछ नोट्स निकाले थे। नोट्स ये था कि अगर r इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, मीनिंग कि ये डिस्क थ्रू आउट द होल स्पेस कवर कर रही है, देन वी सेड दैट दिस इज द फंक्शन इज एनालिटिक थ्रू आउट द होल स्पेस। एंड इफ r इज 0, यहाँ पे हमारी बात कहीं रुकी थी जाके, तो r इज 0 से मुराद मैंने पूछा था आप लोगों से, तो आप लोग कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। तो ये था कि r0 स्टैंड्स फॉर 1 पॉइंट ओनली, और अगर रेडियस 0 है तो इसका मीनिंग ये है कि सीरीज एनालिटिक फंक्शन को शो नहीं कर रही। द सीरीज डज नॉट रिप्रेजेंट एनालिटिक फंक्शन। सीरीज कन्वर्ज ज़रूर करेगी एक पॉइंट पे, लेकिन वो फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक नहीं होगा। और हमने जो r निकालना हुआ करेगा वो हम निकाला करेंगे रेशियो टेस्ट से। आपने सीरीज और सीक्वेंसेस पढ़े हैं कहीं एफएससी में, या यहाँ पे भी किसी कोई बंदा बता रहा था कि कैलकुलस में पढ़े हैं आप लोगों ने। तो कैलकुलस में आप लोगों ने सीरीज की डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस देखने के लिए टेस्ट्स कुछ रखे हुए थे, और उनमें एक बड़ा मशहूर टेस्ट हुआ करता था रेशियो टेस्ट, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है इसमें। रेशियो टेस्ट की मदद से हम ये जज कर सकते हैं कि वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है, और उसकी मदद से फिर हम देख सकते हैं कि आगे चीज़ों को हम फर्दर स्टडी करेंगे। जब हम ये चीज़ हम बेस बना रहे हैं, बेसिकली थोड़ा मैथमेटिक्स है तो थोड़ा बोरिंग तो होगा, तो ये बेसिस हम बना रहे हैं दो चीज़ें स्टडी करने के लिए। एक है इनमें से लॉरेंट सीरीज, और लॉरेंट थ्योरम कह रहे हैं, सीरीज तो ना कहें से, लॉरेंट थ्योरम फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और इसी की एक्सटेंशन आप समझ लें, जो नेक्स्ट है वो है रेजिड्यू थ्योरम। तो रेजिड्यू थ्योरम ये जब हम कर लेंगे तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स का जो पोर्शन है इस कोर्स का वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम उसी के लिए बेस बना रहे हैं। जब तक बेस हमारी स्ट्रांग नहीं होगी तो हमें ये चीज़ें उतनी आसानी से समझ नहीं आएंगी। तो आज हम ये देखते हैं कि रेशियो टेस्ट
को थोड़ा रिविजिट करते हैं और देन हम टेलर सीरीज़ की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो रेशियो टेस्ट को जानने के लिए एक सीरीज़ आप देखें कि एक पावर सीरीज़ है जनरल सी, इस शेप में n goes from 0 to infinity Cn, और हम ये देखना चाहेंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। ये एक जनरल सीरीज है ना, इसको आप ये नहीं कह सकते कि डेफिनेट है। ये Cn कोई भी चीज़ हो सकती है, ये कोई स्क्वायर भी हो सकता है, ये कोई पावर किसी और चीज़ की पावर भी हो सकती है। लेकिन अगर ये इस किस्म की एक पावर सीरीज आपको गिवन हो तो आपने निकालनी हो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, या ये देखना हो कि किस इंटरवल में ये चीज़ कन्वर्ज कर रही है, तो रेशियो टेस्ट लगाएंगे आप। रेशियो टेस्ट आपको ये बताता है। इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? सिंपल है ना, सी एन वुड बी रिटन एज सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू until Cn plus Cn plus 1, and it will keep on increasing because end limit is infinity. तो इसका हम अगर रेशियो टेस्ट निकालेंगे तो रेशियो पहले निकालेंगे। सबसे पहले रेशियो वुड बी रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो कोई सी भी दो टर्म्स को हम लिख लेंगे, तो दैट वुड बी सी एन प्लस वन। एन का इंडेक्स मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि एन से मुराद है कोई सी भी एक टर्म और उससे पिछली टर्म। वो C2 और C1 भी हो सकते थे, लेकिन हमने चूंकि एक जनरल फार्मूला बनाना है तो हम ये देख रहे हैं कि रेशियो टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ये बन रही है। इसके बाद हम ये करते हैं कि इस पे लिमिट लगाते हैं। रेशियो टेस्ट क्या होती है? बेसिकली दिस इज अ लिमिट। तो लिमिट क्या है? वो कि n शुड अप्रोच टू इंफिनिटी, लिमिट n approaching infinity, ratio between two consecutive terms. This should give us some definite number. This should be equal to some constant. इस कांस्टेंट को बुक वाले ने नाम दिया हुआ है एल का। यहाँ पे अगर आप और करें, रेशियो टेस्ट लगाने के लिए दो टर्म्स की हमने रेशियो ली और फिर लिमिट लगाई, और ये कांस्टेंट होना चाहिए, और जो बुक वाले ने कहा हुआ है ये कांस्टेंट है एल। और अगर ये कांस्टेंट नाउ लेस देन 1 है, जब कोई भी सीरीज हम उठाएंगे, नीचे हम एग्जांपल्स करने वाले हैं स्केलर सीरीज की, तो अगर ये नंबर जो आया है इस रेशियो लेने के बाद वो लेस देन 1 है, देन द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। बहुत आसान, इसमें भी कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर वो लेस देन 1 है तो हम सीधा कह देंगे कि ये सीरीज हर जगह अब कन्वर्ज कर रही है। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो फिर भी हम सीधा कह देंगे कि दिस इज नाउ डाइवर्जिंग एब्सोल्युटली। और अगर l इज इक्वल टू 1 है तो फिर हम कहेंगे कि ये टेस्ट सफिशिएंट नहीं है, दिस इज नॉट अ सफिशिएंट टेस्ट। तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा उसको चेक करने के लिए। लेकिन रेशियो टेस्ट दो मतलब आसान से टेस्ट हैं कि जी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए हमें डेफिनेटली पता होगा कि ये सीरीज आइदर इज कन्वर्जिंग और इट्स डाइवर्जिंग। एग्जाम्पल करते हैं इसी की। तो ये एक सीरीज है आपके पास 1 प्लस जी स्क्वेयर प्लस जी क्यूब्ड, यहाँ पे गिवन है आपको बुक में ये नोट्स जो है। तो इसकी हमें बताया जाए कि जी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है। तो हम कोई सी भी टर्म्स उठाएंगे दो कंसेक्यूटिव और उनको ऊपर नीचे कर लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जेड करेंगे तो आंसर आएगा जेड। और जेड एक, अब जेड का हमें नहीं पता कि ये ग्रेटर देन 1 है या ये, इसके जेड हमें पता तो नहीं है ना। एन जो है हमारे पास 0 से इन्फिनिटी था, तो हम इसको देखेंगे कि जेड हमारे पास अब कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है इसमें। फॉर एग्जांपल इस बात से मेरी क्या मुराद है कि जेड एक
स्ट्रेट लाइन आप समझ लें आसानी के लिए। और ये मैं क्यों बात करने लगा हूँ इसकी मैं आपको सिग्निफिकेंस बताता हूँ। हमें कहा गया है कि z पे डिपेंड कर रही है वो लिमिट, और z इटसेल्फ क्या हो सकता है, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, और इट कैन बी -1, -2, -3, -4। तो अब हमारे पास z भी आर्बिट्रेरी है, हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं कि कहाँ पे हैं हम आर्बिट्रेरी। तो हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास z की ये सारी वैल्यूज़ हों तो हम कहाँ पे होंगे तो कन्वर्ज करेंगे और कहाँ पे होंगे तो डाइवर्ज करेंगे। तो अगर हम रेशो टेस्ट की बात करें तो रेशो टेस्ट हमें ये बताता है कि हम इस रीजन में, ये जो रीजन है -1 से +1, ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे इस जगह, तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर अंदर ये जो सीरीज होगी ये कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेंस रीजन। और एनी अदर वैल्यू ऑफ z वुड बी डाइवर्जेंट, चाहे हम 1 के ऊपर डिफाइंड नहीं है, हम इस रीजन के अंदर मौजूद है, 1 इनमें इंक्लूडेड नहीं है, ना 1 ना -1, ये इस दोनों शामिल नहीं है। सिर्फ शामिल क्या है, 0, z लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, ये वाला रीजन शामिल है जस्ट इसमें। अब मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ फर्दर। कहाँ गया ये, क्यों हो गया है? दिस वन हियर। तो इस रीजन के इनसाइड ये कन्वर्जेंट है, 1 के ऊपर भी हमें पता नहीं है इसका कि क्या है, लेकिन इस साइड पे भी ये डाइवर्जेंट है, इधर भी जाएं तब भी ये डाइवर्ज करेगी और इधर जाएं तो ये डाइवर्ज करेगी। अगर हम इस पे एक सर्कल बनाना चाहें रेडियस का, तो उस सर्कल का रेडियस जो है वो 1 और -1 से छोटा होगा। हमारा सर्कल कुछ इस तरह से होगा इसके ऊपर, अगर हम बनाना चाहें स्कीमेटिक सर्कल, तो ये इसकी डिस्क ऑफ कन्वर्जेंस होगी, ये वाला रीजन। अच्छा, ये बात आपको शायद समझ आई हो या ना, ये कोई क्वेश्चन है, अगर कोई मुश्किल लग रही है इसमें बात तो पूछ सकते हैं। हम एक नेक्स्ट चीज़ भी कर सकते हैं इसमें, आगे भी जा सकते हैं। कोई क्वेश्चन, एनीवन? नो? नो सर, सब लग रही समझ अभी ये वाला। जी समझ आ रही है, अच्छा जी, इनका ठीक सर, है। जी सर। ओके, इस सीरीज को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, ये जो सीरीज हमने अभी देखी है, इसको आप अगर जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, वो याद है ज्योमेट्रिक सीरीज की बात की थी हमने। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में हमने कहा था कि अगर इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो एक अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो उसका सम हम लिख सकते होते हैं। तो हमने कहा था कि सम हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को। आपको अगर लास्ट वाला लेक्चर याद है तो मैंने कहा था कि इसको हम 1 और 1 माइनस आर करके लिख सकते होते हैं। आर जो है वो इसकी वो होती है, दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशियो होती है। तो इसको अगर हम उस तरह से लिखें तो हम लिखेंगे 1 ओवर 1 माइनस v, इसका सम जो है सीरीज का s, ये ऐसे लिखा जाएगा 1 ओवर 1 माइनस v। और यहाँ पे भी अगर आप और से देखें 1 ओवर 1 माइनस v को, ये जो पोर्शन है, तो ये आपको शो करेगा कि अगर z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आपकी ये जो सम है वो डाइवर्ज कर जाएगी ऑटोमेटिकली, इन्फिनाइट हो जाएगी। तो ये बात इधर इसको कम्प्लीमेंट कर रही है जो मैंने इधर बात की, जब मैंने ये बताया कि 1 और -1 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, तो ये बात इसको इधर भी कम्प्लीमेंट कर रही है कि अगर यहाँ पे z1 होता है तो इसका सम डाइवर्ज कर जाएगा। दो तरह से एक ही बात को दो तरह से करने के ये तरीके हैं। अच्छा, 7.3 एग्जाम्पल है, इसमें हमें ये कहा गया है कि ये एक सीरीज है जिसमें z की पावर भी वेरी कर रही है और नीचे
n फैक्टोरियल भी है। तो इसका बताएं कि ये क्या कहाँ कन्वर्ज करेगी और कहाँ डाइवर्ज करेगी। तो रेशियो टेस्ट लगाएंगे हम। रेशियो टेस्ट लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो सीरीज एक्सपेंड करेगी तो कैसी नज़र आएगी। तो मैं वो लिखता हूँ साथ साथ। मतलब हमारे पास है n = 0 to infinity z to the power n over n फैक्टोरियल। तो आप इसको लिख सकते हैं z 0 वाली टर्म जो है वो, उसको आप लिख सकते हैं 1। 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो आप क्या लिखेंगे, इसको स्टार्ट लेंगे 1 से। 1 प्लस z प्लस 1 फैक्टोरियल लिखने चले हैं आसानी के लिए, अगर आपको समझना है तो। नेक्स्ट में आप लिखते हैं z स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड z क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और एक टर्म आएगी आपके पास nth टर्म, तो nth टर्म होगी z n ओवर n फैक्टोरियल। और फिर एक इससे आगे वाली टर्म आएगी z n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 फैक्टोरियल। और ये आगे भी कंटिन्यू करेगी, ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होगी। हमने रेशियो टेस्ट लगाना है तो कोई सी दो टर्म उठानी है, तो हम ये उठाएंगे, एक ये वाली और एक ये वाली। और हम लिखेंगे लिमिट L that would be equal to Zn plus 1 over n plus 1 factorial divided by z to the power n over n factorial। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। So we will write it Zn plus 1 over n plus 1 factorial multiplied by n factorial divided by z to the power n। तो n पावर से कैंसिल हो जाएगी, मॉड भी हम लगा लेते हैं साथ, बेहतर है मॉड यूज़ करें। और नीचे n प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो उसकी नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, n प्लस 1 टाइम्स n फैक्टोरियल और ऊपर n फैक्टोरियल उसी तरह। और ये नीचे वाला z तो हमने वैसे भी खत्म कर दिया, इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूँ। रेशियो टेस्ट लगाने लगे हम, तो आप देखें सारा प्रोसेस। थोड़ी सी सिंक्रोनाइजेशन मेरी पेन की स्लो है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो ये n फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास बचेगा z ओवर n प्लस 1। और लिमिट, और यहाँ पे मैंने लिमिट तो लिखा है लेकिन लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी नहीं लिखा, तो मुझे लिखना चाहिए था साथ n अप्रोचेज इन्फिनिटी लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। सो l जो आपके पास आएगी वैल्यू आएगी z ओवर n प्लस 1। तो अब आप इसको अगर गौर से देखें तो इसकी आप क्या बता सकते हैं, इसकी जो नंबर आया है, इसमें साथ आपने ये लिखना है ना, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो आप ये बताएं कि इसका आप क्या आंसर आना चाहिए इधर ही, तो गेस कर सकते हैं। ये आ गया ना रेशियो लगा के, तो फिर ये आई है चीज z मॉड ओवर n प्लस 1 एंड लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। अगर n इन्फिनिटी होता है तो इसका क्या आंसर आना चाहिए, हमने कहा ना n शुड अप्रोच इन्फिनिटी, हमने ये लिमिट इम्पोज करनी है इस पर। वी कैन नॉट 0 सर। 0, बिल्कुल। तो इसका आंसर आ जाएगा 0 आपके पास। तो अगर 0 आंसर है तो इससे क्या मुराद है, ये भी इससे भी कुछ मुराद होनी चाहिए आगे। सर ये सीरीज कन्वर्ट इसकी कर रही है सीरीज। हाँ, तो n जब तक l की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो तमाम n के लिए, एवरी z के लिए ये कन्वर्ज करेगी। और ये हमारे पास एक बड़ा एक अच्छा तरीका है चीज़ों को चेक करने का, किसी भी z के लिए ये कन्वर्ज कर रही है। अच्छा, इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं,
टेलर सीरीज की कुछ फर्दर थ्योरम करेंगे। एक टेलर सीरीज का एक थ्योरम तो हमने थ्योरम 3 करके पढ़ा था, जो मैरी बोस की बुक हम जब फॉलो कर रहे हैं साथ साथ में पैरेलल में, तो हमने थ्योरम 3 पढ़ा था, आपको याद होगा किसी लेक्चर में पीछे, कि थ्योरम 3 हमें ये बताता था कि अगर एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन अ रीजन, और हम ये भी कह देते हैं कि इसके तमाम डेरिवेटिव्स भी इस रीजन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो हम इस फंक्शन को एक टेलर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। ये याद है ना आपको? और फिर हमने ये भी कहा था कि ये पावर सीरीज जो हम लिखेंगे इस फंक्शन के लिए, पावर सीरीज या टेलर सीरीज, तो हमने ये कहा था कि ये किसी भी एक सर्कल के अंदर वो कन्वर्ज करेगी, और वो सर्कल कितना बड़ा होगा कि वो नेक्स्ट सिंगुलैरिटी तक जाएगा। जैसे हमने अगर ये पॉइंट जी नॉट लिया था, तो हमने एक बताया था कि जी नॉट का जो सर्कल है वो करीब 3 सिंगुलर पॉइंट के करीब जाएगा, और उसका करीब 3 सिंगुलर पॉइंट इसके बॉर्डर पे था, इस रीजन के। इसी तरह अगर ये सिंगुलर पॉइंट हमने यहाँ पे लिया जेड नॉट, तो फिर ये इसके बॉर्डर तक जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ हमने पहले की थी किसी लेक्चर में, अब मुझे लेक्चर नंबर नहीं याद, लेकिन ये हमने डिटेल में की थी, फिर उसकी कुछ एग्जांपल्स भी की थी नीचे। अब हम इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलेंगे। मतलब ये थ्योरम तो चेंज नहीं होगा, इन नोट्स में ये इस तरह से लिखा हुआ है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है इन रीजन ए में, तो हम उसको इस सीरीज फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया? देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट, और ये वही बातें सारी की सारी, लेकिन अब थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, जो कि आल्दो कि आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन शायद आपके जहन में उस तरह से ना हो कि ये चेंजेस क्या हैं, इनका क्या मतलब है। हमने एफ ऑफ जी तो लिख लिया, एफ ऑफ जी हमने ये लिखा जी कि ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेज़ टू द पावर एन, सिंपल एज दैट। लेकिन अब हमें ए एन को भी डिटरमिन करना है कि ए एन एक्चुअली है क्या। इस रीजन के अंदर हमने फंक्शन को तो डिफाइन कर दिया, बट हमने ए को अभी नहीं पता हमें कि ए एन क्या चीज़ है। हमें ये पता है कि ए एन कोई नंबर होना चाहिए, कोई कोफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन ए एन को हम कैसे लिखेंगे, ये इससे नेक्स्ट पेज पे है मौजूद, कि जो एनालिटिक रीजन है z माइनस जेड नॉट, जब तक उसकी रेडियस के अंदर मौजूद है उस सर्कल के, तो हम ए एन को कैसे लिखेंगे? ए एन वुड बी nth derivative of n, nth derivative of the function f defined at the singular point divided by n factorial, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, that is 1/2 pi iota closed curve around that singularity f of z minus z naught raised to the power n plus 1। ये बात अब आपने याद रखनी है। ये बात किस चीज़ से कनेक्टेड है, ज़रा आप गैस करके मुझे बता सकते हैं कि ये जो हमने कोफिशिएंट निकाला है ए एन सीरीज का, सीरीज में साथ लिख देता हूँ ना कि कैसे लिखी हुई थी। एफ ऑफ जी को हमने एक सीरीज की शेप में एक्सपेंड किया था, तो वी रोट एफ ऑफ जी इक्वल टू एन फ्रॉम 0 to infinity ए एन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर एन। आपसे मेरा सवाल ये है, कि ये एन तो हमने लिख दिया कि ये चीज़ है, ये आप बता सकते हैं कि ये हमने डेफिनेशन कहाँ से निकाली है? एनीवन? सो वो लास्ट टाइम जो हमने किया था क्या? z माइनस जेड नॉट वाला जो था, कौन सा? क्या था उसका The थीम? क्या? Cauchy integral formula for derivatives. काशीस फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स। अच्छा, उसमें यही था कुछ लिखा हुआ, इसी तरह से था कुछ। ठीक है, सही बता रहे हैं आप, थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट करें, बता ठीक रहे हैं आप। शाबाश शाबाश। कोई आवाज़ नहीं आ रही मुझे किसी किस्म की भी। उमैर, उमैर जाग रहे हो?
अच्छा कोई नहीं आई। तो वही है ना कि हमने जब लिखा था ना काशिश फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स, तो ये वही है। कनेक्शन क्या है, कुछ कनेक्शन बता सकते हैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके? काशिश फार्मूला फॉर डेरिवेटिव से इसका ताल्लुक तो है, लेकिन उससे हमने ये कैसे निकाला, कैसे है? सर ये तो नहीं पता, लेकिन वो सेंटर पे पॉइंट जहाँ पे वैल्यू 0 हो रही थी उस पॉइंट पे वैल्यू निकालने के लिए हमने वो किया था फाइंड। हाँ ठीक है, सही बता रहे हो, बता ठीक रहे हो। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके डेरिवेटिव्स भी हमने कहा था कि कंटिन्यूअस होते हैं या एनालिटिक होते हैं। और फिर हमने ये कहा कि फंक्शन को अगर हमने इस सीरीज में एक्सपेंड किया तो ये एक तरह से इन्वर्जन आप कह लें, इसे आप क्या कह लें, इन्वर्जन कह लें। और यहाँ पे अगर आप ए एन की वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में तो ये बड़ी कम्प्लेक्स सी सीरीज बन जाएगी। ये एग्जैक्टली फार्मूला वही है जो आपका काशिश इंटेग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स था। ये ऊपर मौजूद है हमारे पास कहीं, जो हमने नोट्स किए थे। हमें जाना चाहिए वहाँ पे, कहाँ पे लिखा था हमने, काशिश फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स, ये है जी मौजूद हमारे पास। ओके जूम इन, ये है जी हमारे पास काशिश फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स के एफ ऑफ जी जो है वो काशिश इंटेग्रल फार्मूला को सेटिस्फाई करता है। तो उसका डेरिवेटिव हम यूँ लिख सकते हैं, एफ एन ऑफ जी एन पिक्टोरियल और 2 पाई आयोटा एफ ऑफ, हमने इसको मॉडिफाई करके लिखा था जी और जी नॉट की टर्म्स में, तो हमारे पास ये आया था एफ ऑफ एन एन पिक्टोरियल 2 पाई। यहाँ पे आपको कहीं ए ऑफ एन नजर आ रहा है इस फार्मूला में? चलिए आपको एक असाइनमेंट देते हैं, एक असाइनमेंट है आप लोगों की, मैं देखता हूँ कौन ज़रा अच्छे एफिशिएंट तरीके से करके आता है। जिससे हो गई तो वो मुझे पर्सनली लिख के बता दे टीम्स पे ना, वो बता सकता है कि उसने किया है। मुझे ये बता दे कोई, जब आप लोग सोचेंगे बैठ के अकेले में, कि ये तो था हमारे पास काशिश इंटेग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स, और अभी हमने लिखी है जो इक्वेशन वो लिखी है इन टर्म्स ऑफ समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक विद अ पावर सीरीज एक्सपेंशन। कोई मुझे इनका ताल्लुक आपस में ना ज़रा जोड़ के बताए कि कैसे आप लोगों ने इसको कैसे अंडरस्टैंड किया। ये इसी तरह की चीज़ें मैं एग्ज़ाम में भी पूछ सकता हूँ आपसे, तो आपने सोचना जाके सेकंड पार्ट के बाद। फर्स्ट पार्ट के बाद तो खैर थोड़ी सी ब्रेक दूंगा, तो उसके बाद तो आप भी सोच सकते आफ्टर द सेकंड पार्ट। तो आपने सोच के मुझे ये बताना है कि काशिश डेरिवेटिव फार्मूला फॉर इंटेग्रल्स, और जो अभी हमने लिखी है लिखा है थ्योरम कि हम एक फंक्शन को टेलर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, और फिर उस एक्सपेंशन के बाद ए ऑफ एन को भी हम कुछ इसी तरह के फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो ज़रा आप देख के मुझे बताइएगा, इसका कनेक्शन लिख के लाइएगा कि कहाँ से कहाँ क्या चीज़ निकली, कैसे इंट्रोड्यूस हुई। ये चीज़ें हैं इंटरकनेक्टेड बिल्कुल आपस में, लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग ढूंढें। मैं बताऊंगा तो आप लोगों ने रट्टा लगा लेना है या विदाउट सोचे समझे इसको याद कर लेना। तो विदाउट सोचे समझे नहीं, सोच समझ के ज़रा बताना है कि उसका और इसका क्या ताल्लुक है, किस तरह से ये जुड़े हुए हैं। बड़ा सिंपल सा कनेक्शन है, कोई मुश्किल कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको याद रखें। इसी से फर्दर एक जुड़ी हुई चीज़ है कि अगर हम पावर सीरीज से शो करेंगे फंक्शन को, इस पावर सीरीज से, और उसकी कोफिशिएंट हम इस तरह से निकालेंगे किसी कर्व के अलोंग, तो हम इसके जो कोफिशिएंट्स हैं ए एन, इनको हम यूनिकली डिटरमिन कर सकते हैं। मतलब यूनिकली डिटरमिन करने से मुराद ये है कि इसकी कोई ख़ास वैल्यूज़ ही होंगी, रैंडम नहीं होगा ये। और आपको कोफिशिएंट निकालने हैं तो टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन भी करनी पड़ेगी इन अ सेंस। यहाँ पे एन मौजूद है ना, तो टर्म बाय टाइम हो सकता है आपको इंटीग्रेशन भी करनी पड़े। खैर इसका जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इस बात का क्या मतलब है।
इस सीरीज को पावर सीरीज भी कहा जाता है ऑफ एफ अराउंड जी नॉट। इस सीरीज को पावर सीरीज अराउंड जी नॉट भी कहा जाता है, जो कि हमने पहले कल पढ़ी थी वैसे बेसिकली, और उसका मतलब आज हमने समझने की कोशिश की है। और अभी भी कुछ चीज़ें इसमें से मिसिंग हैं, जो कि मैंने आपसे कहा है कि आप इसको पढ़ेंगे बैठ के, और देन यू विल डिस्कस विद मी, और मैं देखूंगा कि कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें खुद से। मुझे आप लोगों ने इंडिपेंडेंटली मैसेजेस करने हैं वाया MS टीम्स, तो मैं उस पर आप लोगों को उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अभी 1.5 मिनट बाकी है, तो इसमें हम ये ऑर्डर ऑफ ज़ीरो नहीं छेड़ते, लेकिन दूसरे हाफ में हम इसको भी छेड़ते हैं और कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। ये मैथमेटिक्स अब आहिस्ता आहिस्ता कम्प्लेक्स है, तो कम्प्लेक्स होती चली जा रही है। कम्प्लेक्स एनालिसिस हम कर रहे हैं ना, तो इट इज़ गेटिंग अ बिट कम्प्लेक्सर। सो अब आप लोग थोड़ा फोकस करें, अगर किसी ने सीखनी है चीज़ तो। अगर नहीं सीखनी तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर तो मैं क्या कहूँ किसी से कि क्या करे हो। तो आपको 10 मिनट की ब्रेक देता हूँ, 1:50 पे आपको रिकॉल करूँगा। लिंक आपने यही यूज़ करना है जो पहले हाफ के लिए किया था, नया लिंक शेयर नहीं करेंगे, इसी लिंक को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसी पे आप लोगों को कॉल करूँगा एट 1:50, सो यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स।